हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल बीएम एजुकेशन क्लास 8। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ का क्लास 8 बाय भारती भवन पब्लिकेशन। आज हम आपके क्लास 8 की किताब का नाम है आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ, जिसको लिखा गया है और पब्लिश किया गया है भारती भवन पब्लिकेशन के द्वारा, जिसको हम डील करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है बीएम्स एजुकेशन क्लास 8 के अंदर। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इस वीडियो का अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो करना एक लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। आइए आज हम करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया, जो कि आपका चैप्टर 1 है हिस्ट्री का, जिसका आज हम करेंगे पार्ट नंबर 3। तो आज हम ओरल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के अंदर हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करने वाले हैं, उसके साथ साथ हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यार आपको, और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लेना, जिस प्रकार से आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जब भी वीडियो इस चैनल में डाली जाएगी। तो डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट से मेरे यार। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भाई साहब, ये आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कॉलोनियल और उसके बाद वाले टॉपिक्स। देखिए पिछले वीडियो के अंदर हमने मेजर चंक, हालांकि मेजर चंक तो नहीं बोलते, कुछ टॉपिक्स कर लिए थे, हालांकि वो भी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि जेम्स मिल की हमने बात की थी, पीरियडाइजेशन की बात की थी, हमें पीरियड से बांटना ही क्यों था उसके 3 कारण थे, हमें पीरियडाइजेशन क्यों चाहिए था उसके भी कारण थे। जेम्स मिल भाई कौन थे? भाई जेम्स मिल ने क्या किस किताब में लिखी थी भाई? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। एक अदर फॉर्म की क्लासिफिकेशन में थी मेरा, जो कि एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, जो कि इतनी अच्छी नहीं थी, जिसको क्योंकि उसे वेस्ट से बोरो किया गया था, तो इसीलिए एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न वाली जो क्लास है इतनी रेलेवेंट नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मॉडर्न की तो एक अच्छी सी डेफिनेशन दी बट मिडिवल की अच्छी सी डेफिनेशन नहीं दी। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे कॉलोनी के बारे में। ये कॉलोनियल क्या होता है, ये कॉलोनी क्या होती है मेरे यहाँ। आज आइए यहाँ पर मेरे साथ, आप चाहो तो मेरे साथ नोट्स लिख सकते हो, या तो सिर्फ मेरी बातों को अच्छे से सुनिए और लेक्चर खत्म होने के बाद आपको नोट्स मिलेंगे डिस्कशन बॉक्स के अंदर, वहाँ से डाउनलोड करना और अपने आराम से अपने हिसाब से धीरे धीरे समझ के लिख लेना, या फिर आप चाहो तो उनका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो। ठीक है, आ जाइए। देखिए दोस्त, जो हिस्टोरियंस थे, मैं थोड़ी सी यहाँ पर आपको चीज़ें बताना चाहूँगा डिटेल में। जो हिस्टोरियंस थे, ठीक, वो ब्रिटिश पीरियड को, ठीक है, किसके पीरियड को सर? ब्रिटिश राज वाले पीरियड को, यानी ब्रिटिश पीरियड को, या बोले तो ब्रिटिश एरा को क्या कहते थे? जो हिस्टोरियंस थे वो ब्रिटिश पीरियड को या फिर ब्रिटिश एरा को कॉलोनियल पीरियड कहते थे। क्या कहते थे? कॉलोनियल पीरियड। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में तो आए थे व्यापार करने। क्या करने सर? ट्रेड करने आए थे। कौन सर? ब्रिटिशर्स। कौन आए थे? ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे ट्रेड करने, बट वो चाहते थे कि भाई साहब यहाँ हम किस प्रकार से रूल एस्टेब्लिश करें, यानी अपनी एक टेरिटोरी कैसे बनाएं। ठीक ठीक, वो चाहते थे। तो हिस्टोरियंस ने कहा था जो ब्रिटिश एरा को, ब्रिटिश पीरियड को कॉलोनियल पीरियड, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थी वो कहीं ना कहीं चाहती थी मैं इंडिया में अपनी टेरिटोरी और रूल की स्थापित कर दूं। तो ब्रिटिश के पीरियड को उन्होंने कह दिया कि कॉलोनियल पीरियड, और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो इंडिया में कॉलोनी बनाए। क्या बनाए सर? कॉलोनी। कैसे बनाएंगे? कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस से। कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस से वो क्या बनाएंगे? कॉलोनी बनाएंगे। तो जिस प्रकार से ब्रिटिशर चाहती थी कि वो इंडिया में कॉलोनी बनाए, अपनी एक टेरिटोरी बनाए, अपना राज एस्टेब्लिश कर ले, एक स्थापित कर ले, अपनी मसीहा अपनी गिरी, एक सुपेरियरिटी यहाँ पर स्थापित कर दे, वो चाहती थी ब्रिटिशर्स। यानी कहने का मतलब एक कॉलोनी बनाना चाहती थी इंडिया के अंदर। तो इसीलिए हम कहते हैं, जो हिस्टोरियंस इसीलिए कहते हैं हम ब्रिटिश एरा को कॉलोनियल पीरियड कहते हैं या फिर कॉलोनियल एरा भी कहते हैं। तो आइए इस टॉपिक को डिटेल से गहराई से समझते हैं, और प्लीज़ अपने कान को खोल के रखना, क्योंकि बहुत चीज़ें यहाँ मैं बताऊँगा। हालांकि मैं चीज़ों को रिपीट भी करता हूँ, इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि आपको ज़्यादातर चीज़ें याद रह जाए लेक्चर देखते ही समय।
लेक्चर देखते समय आपको जिस प्रकार सभी चीजें याद रह जाएगी, तो इसलिए मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। आ जाइए मेरे यार, व्हाट इज कॉलोनियल के अंदर टॉपिक लिखते हैं मेरे यार भाई साहब, एक और कलर से, ब्लू कलर से लिखते हैं। व्हाट इज कॉलोनियल मेरे यार, व्हाट इज कॉलोनियल, क्या है कॉलोनियल भाई बताओ। मैंने कहा, हिस्टोरियंस ने कहा ब्रिटिश एरा को कॉलोनियल पीरियड। ऐसा क्यों कहा सर उन्होंने? क्योंकि वो ब्रिटिशर चाहते थे इंडिया में कॉलोनी बनाने के लिए, अपनी टेरिटरी बनाने के लिए, इसीलिए। तो देखिए, व्हाट इज कॉलोनियल के थोड़े से आइडिया को समझते हैं। देखिए, थोड़े से आइडिया को थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं। देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे और जो ब्रिटिश थी, वो हमारे कंट्री प्यारे भारत में क्यों आई थी? व्यापारी करने आई थी। बट व्यापार करते समय उनको क्या लगा, भाई इसमें अपना टेरिटरी बनाते हैं, बनाना आसान है। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि भाई साहब यहाँ के लोग इतने पोटेंशियल नहीं है कि हमारे ऊपर कुछ कर सके, हम इनसे थोड़े से सुपेरियर अगर हो जाएं तो उनके काबू पा सकते हैं। वो ब्रिटिशर की सोच थी, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, ब्रिटिशर्स यहाँ क्यों आई थी, इस कंट्री में क्यों आई थी? वो इसीलिए आई थी कि उसको पहले से ब्रिटिशर को पता था अगर हम यहाँ आएंगे तो हम जीतेंगे। यानी वो आई थी कंक्योरिटी पाने के लिए, इंडिया को कंक्योर करने के लिए, यानी इंडिया पे जीत हासिल करने के लिए। और जीत हासिल करके वो इंडिया में अपने रूल को क्या करेंगे सर? एस्टेब्लिश कर देंगे। ब्रिटिशर्स इंडिया आई थी क्यों? उनको लगा था अगर हम इंडिया जाएंगे तो हम इंडिया पर जीत हासिल कर लेंगे, हम तो जाएंगे वहाँ ट्रेड करके, बट कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भाई सब था ट्रेडिटरी तो बनाएंगे। तो इससे वो इंडिया आई थी, और इंडिया आके ही उन्होंने क्या सोचा कि हम यहाँ पर इंडिया पर जीत हासिल करेंगे और तुरंत अपना एक रूल एस्टेब्लिश कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अपना रूल एस्टेब्लिश करेंगे। तो उन्होंने इस रूल को एस्टेब्लिश करने के लिए दो लोगों को मोहरा बनाया। किसको मोहरा बनाया सर? पहले तो उन्होंने मोहरा बनाया भाई साहब लोकल नवाब्स को। क्लियर है? दूसरे मोहरा बने थे भाई राजाज। देखिए, जो लोकल नवाब्स थे वो तो थे मुस्लिम पीरियड के, यानी मुगल्स, और जो राजाज थे वो तो हिंदू पीरियड के थे। भाई राजा भी तो थे, हमने बात की थी ब्रिटिशर्स पीरियड में कुछ राजा भी थे, कुछ नवाब भी थे, यानी हिंदू और मुस्लिम पीरियड के दोनों ही रूलर्स थे। यानी हिंदू पीरियड के रूलर्स थे, यानी बोले तो एंशियंट पीरियड के भी रूलर्स थे, और मिडिवल पीरियड बोले तो मुस्लिम पीरियड के भी रूलर्स थे, यानी लोकल नवाब्स थे और राजाज थे। यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझाने की बात आती है मेरे यार। देखो, आज के समय के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट में कौन होता है? आज के समय, यहाँ पर इसको लिखना नहीं है, इसको मैं इरेज कर दूंगा नोट्स से समझाने के लिए कि आज के समय हमारा इंडिया जो है वो कई स्टेट्स में टूटा हुआ है। जो स्टेट्स होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में टूटे हुए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वो विलेजेस, ग्राम पंचायत में टूटे हुए हैं, और जो ग्राम पंचायत में बहुत सारे विलेजेस में टूटे हुए हैं। ये आज के समय का चार्ट है। जो कंट्री इंडिया है वो आज के में बहुत सारे स्टेट्स में है, टूटी हुई है, स्टेट्स विथ यूनियन टेरिटरीज के अंदर। जो स्टेट्स हैं वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में टूटे हुए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट है बहुत सारे ग्राम पंचायत में, या फिर बोले तो यहाँ पर थोड़ा सा इस्टेब्लिश करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बहुत सारे ब्लॉक्स में टूटे हुए हैं। बहुत सारे जो ब्लॉक्स होते हैं वो बहुत सारे ग्राम पंचायत में टूटे हुए हैं, और यही ग्राम पंचायत बहुत सारे विलेजेस में टूटे हुए हैं। तो ये है आज के समय चार्ट। कंट्री बहुत सारे स्टेट में टूटी हुई है, स्टेट्स बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में टूटे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट्स बहुत सारे ब्लॉक्स में टूटे हुए हैं, और ब्लॉक्स बहुत सारे ग्राम पंचायत के अंदर, और हर एक पंचायत कुछ विलेजेस के अंदर। ठीक है, क्लियर है? हालांकि लोग यहाँ पर कहते हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वर्ड्स, जो डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक होता है, और ये जो ब्लॉक्स कहीं ना कहीं वर्ड्स में टूटे हुए होते हैं, वर्ड्स। तो ये थोड़ा सा सिंपल चीज़ है, आप चाहो तो लिख लो। बहुत बच्चे कहेंगे सर ये लिखा लो भाई, सर नहीं लगा, ठीक है लिख लो, लिखा लेते हैं। जो कंट्री है
वो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टेट्स में टूटी हुई है। मैंने यहाँ पर एक चीज यूज किया, वार्ड्स। और वार्ड आपने सुना है ना, वार्ड मेंबर होते हैं। आपने कहीं ना, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो कहीं ना कहीं सुना सर वार्ड मेंबर है, सर काउंसिलर से हमारे डिस्ट्रिक्ट के, हमारे कहीं ना सही सर काउंसिलर है। भाई वो भी चीज़ है, क्योंकि म्यूनसिपालिटी नामक भी तो एक चीज़ होती है मेरे यार। म्यूनसिपालिटी तो होती है, नगर पालिका भी तो होती है, तो उसकी तो बात करते, वही तो वार्ड्स है भाई। नगर पालिका भाई, नगर पालिका होती है, पौर पालिका होती है, सभी चीज़ें तो होती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर दो चीज़ें होती है, पता है कि नहीं? जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जो स्टेट्स टूटे होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर दो चीज़ें होती है। क्या होती है सर? एक तो होती है सर म्यूनसिपालिटी होती है, म्यूनसिपालिटी। अगर बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गए। अगर बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में म्यूनसिपालिटी होती है, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है। क्लियर? और एक होती है ब्रांच कलेक्टर की, मजिस्ट्रेट वाले, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के। ठीक है, देखिए जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, हम कहीं ना कहीं अगर देखें आज पर दी म्यूनसिपालिटी देखें, तो म्यूनसिपालिटी के हिसाब से अगर जाए तो वार्ड्स जो होते हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वो वार्ड्स में होते हैं, वार्ड्स में टूटे होते हैं। और जो हर एक वार्ड्स के जो हेड होते हैं वो काउंसिलर होते हैं, और इन काउंसिलर का जो हेड होता है वो म्यूनसिपालिटी का हेड बन जाता है। ठीक, कोई बात नहीं। डिस्ट्रिक्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे ब्लॉक्स में टूटा हुआ होता है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्लॉक्स होते हैं, और उस ब्लॉक्स के जो हेड होते हैं वो ब्लॉक चेयरमैन होता है मेरे यहाँ। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, उसी प्रकार से ब्लॉक के अंदर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं। ठीक, और जो ब्लॉक्स होते हैं बहुत सारे ग्राम पंचायत या फिर पंचायत में टूटे हुए होते हैं। ग्राम पंचायत बोले तो गांव की जो एरिया होता है, थोड़ा दो तीन, मतलब तीन चार गांव को मिला के एक पंचायत, ग्राम पंचायत बनता है। ये दो तीन या फिर तीन से ज्यादा गांव को मिला के ग्राम पंचायत बनता है। यानी आजकल शायद 2 या 3 गांव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनता है, और हर एक ग्राम पंचायत विलेजेस में टूटा हुआ होता है। क्लियर? तो इनके हेड कौन है? ब्लॉक के हेड से हम कहते हैं, अगर देखा जाए, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, जो कि आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, वहीं ना वहीं एक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव ना कहीं होता है। कहाँ पर? हमारे डिस्ट्रिक्ट, जैसे एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है, इस पर हम नहीं जाएंगे, भाई, इसमें नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि कंट्रीज जो है वो स्टेट में टूटी है, स्टेट जो है डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे ब्लॉक्स के अंदर, जो ब्लॉक्स हैं वो ग्राम पंचायत के अंदर, पंचायत जो है ग्राम पंचायत, जो कि विलेजेस के अंदर टूटा हुआ है। क्लियर है? ठीक, बट आज के समय आप देख सकते हो जो डिस्ट्रिक्ट को गवर्न करता है कोई ना कोई एमएलए होता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ब्लॉक्स हैं, हर एक ब्लॉक को कहीं ना कहीं एक एमएलए और उसके साथ साथ एक ब्लॉक चेयरमैन ये रूल करते हैं। और एक डिस्ट्रिक्ट को एक एमएलए या फिर एमपी कर लेता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कर लेता है। एक स्टेट को चीफ मिनिस्टर करते हैं। चीफ मिनिस्टर हमारे इंडिया के समय, आज के समय हर एक स्टेट के कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर है, वो कि पूरे स्टेट को देखते हैं। और पूरे कंट्री को देखने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो पोस्ट है, पूरे कंट्री को देखने के लिए प्राइम मिनिस्टर, पीएम। स्टेट को देखने के लिए चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट को देखने के लिए एमएलएज या फिर एमपीज, ब्लॉक्स को देखने के लिए एमएलएज या फिर ब्लॉक चेयरमैन, ग्राम पंचायत को देखने के लिए सरपंच। क्लियर? ठीक है, बट उस समय हम बात करें ब्रिटिश एरा की, ब्रिटिश एरा के समय ये चीज नहीं था। ब्रिटिश एरा के समय मेरे यार गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तब ना कोई सेक्रेटरी होता था, हर उस समय सेक्रेटरी थे और गवर्नर जनरल्स होते थे, यानी वाइस रॉयज होते थे। उस समय कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं होता था, उस समय कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होता था, ये सब नहीं होता। उस समय गवर्नर जनरल्स, वाइस रॉय। आप बहुत लोग कहेंगे सर कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारा जो सिस्टम आज के समय है ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश से आया है। हाँ, आपने सही कहा है, आपका जो सोच है ना, आपको जो कहीं ना कहीं लग रहा है वो परफेक्ट है। ये जो सिविल सर्वेंट की जिंदगी है, जो उनके पोस्ट आप देख रहे हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, धीरे धीरे बढ़ेंगे सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, है ना, चीफ सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी। ये जो पोस्ट है ना, चीफ मिनिस्टर्स, ये जो पोस्ट कहीं ना कहीं आपको लगेगा सर ये जो पोस्ट कहीं ना कहीं ब्रिटिश एरा से आया। हाँ, ये जो वर्ड्स के जो नाम है ना, ये ब्रिटिश एरा से है, क्योंकि ब्रिटिश ने ही
इस सिस्टम को बिठाने के लिए बहुत सारे कमिटीज़ बनाई थी, ठीक है। बट हम बात कर रहे हैं हिंदू पीरियड के अंदर। देखिए ब्रिटिशर्स जब आई थी उसके बाद का स्थिति आज देखने को मिल रहा है। बट ब्रिटिशर जब नहीं आई थी तब ब्रिटिशर ने तो आने ही के बाद ही तो कुछ लागू नहीं किया होगा, नहीं। तो ब्रिटिशर से पहले कौन था? मुस्लिम्स थे। उससे पहले कौन था? हिंदूज थे। तो उनका जो रूल था, उनका रूल कौन कर रहे? जो हिंदूज थे और मुस्लिम पीरियड के जो रूलर थे वो रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स आने से पहले। यानी कौन सर? लोकल नवाब्स और राजाज थे जो कि रूल कर रहे थे मेरे यहाँ। तो आप बोले तो इनडायरेक्टली कहा जा रहा था यहाँ पर। देखिए आज के समय चीफ मिनिस्टर जो है वो एक हर एक पूरे स्टेट के लोगों के वेलफेयर की चिंता करते हैं। डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, एमएलएज हैं, एमपीज हैं, वो क्या कर रहे हैं? पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों के वेलफेयर की चिंता कर रहे हैं। बट उस समय जब ब्रिटिशर नहीं आई थी और उससे पहले जो लोग थे वो लोग जो थे लोकल नवाब्स थे, जो लोकल नवाब्स थे और जो राजास एंड राजास, ये दोनों क्या कर रहे थे? ये दोनों ही कंट्रोल कर रहे थे पीपल्स को, कंट्रोल द पीपल्स, यानी लोगों को ये कंट्रोल कर रहे थे। देखिए उस समय तो डेमोक्रेसी की कोई बात नहीं थी। डेमोक्रेसी तो आज चल रहा है ना, उस समय तो मोनार्की थी, यानी राजा का शासन चल रहा था। ओनली द सुप्रीम वन, ओनली द सुप्रीम वन, द राजाज, द लोकल नवाब्स। तो उस समय कोई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की बात नहीं। भाई लोकतंत्र तो अब आया, ब्रिटिशर्स के बाद जाने के बाद लोकतंत्र आया, डेमोक्रेसी तो अब आई। बट मैं बात करूँ हिंदू पीरियड की, मुस्लिम में जब राजा थे, क्या राजा के टाइम में क्या डेमोक्रेसी था? नहीं था। उस समय मोनार्क था। मोनार्क यानी, मोनार्क क्या होता है मेरा? मोनार्क यानी राजा का शासन, यानी राजा इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द एरिया, लोकेलिटी, ठीक। अपने राज्य में राजा ही सुप्रीम अथॉरिटी था, यानी उस समय कोई लोकतंत्र की बात नहीं थी, मोनार्क की बात थी। तो जो लोकल नवाब्स थे, राजास थे, ब्रिटिशर्स ने ऑब्जर्व किया जो लोकल नवाब्स और राजा ये क्या कर रहे हैं? लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर ब्रिटिशर, मान लो ब्रिटिशर आई और वो चाहती कि मुझे भाई रूल एस्टेब्लिश करनी है इंडिया के अंदर, क्या वो डायरेक्ट जाके ब्रिटिशर्स क्या कर सकते? यहाँ पर टंका बजा सकती है ब्रिटिशर्स? क्या ब्रिटिशर डायरेक्ट जाके पीपल्स को कंट्रोल कर सकती है? नहीं। इसका आंसर था नहीं। क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि लोग जानते ही नहीं थे ब्रिटिशर्स कब आए, कब गए, क्या किया। भाई हर लोग तो नहीं जानते ना, हर व्यक्ति तो नहीं जानता ब्रिटिशर्स कौन थे, कहाँ से आए, क्या किया, कौन क्या क्या करेंगे, क्या कैसे, कुछ क्या, बहुत सारे सवाल थे लोगों के अंदर। तो उनको पता ही नहीं था भाई ये कहाँ आएंगे, क्या कर लेंगे, तो पता नहीं था। वो कब आए हुए लोगों, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं था, ठीक। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा भाई तब यहाँ तो लोगों को हम डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो भाई हम फेल हो जाएंगे, यहाँ वो फेल हो जाएंगे। इन्होंने यहाँ पर इसने ट्राई नहीं किया। तो उन्होंने ट्राई किया कि अगर हम लोकल नवाब्स और राजा को कंट्रोल कर ले, लोकल नवाब और राजा को कंट्रोल कर ले, तो हम तो इनको ही कंट्रोल कर लेते। फिर अगर आपने इसने इनको कंट्रोल कर लिया और ये इनको कंट्रोल कर रहा है, तो इंटायरली तो इसने इंटरव्यू तो कंट्रोल कर लिया। भाई साहब समझ नहीं आ रहा है। लोकल नवाब्स और राजा किसको कंट्रोल कर रहे थे? पीपल्स को। अगर ब्रिटिशर्स आके लोकल नवाब्स और राजा को कंट्रोल कर ले, तो उनके नीचे वाले तो चीज़ भी तो वो कंट्रोल कर ही सकते हैं। अगर मान लो इनको पहले क्या किया ब्रिटिशर्स ने, मान लो क्या किया ब्रिटिशर्स ने, पहले इनको कंट्रोल कर लिया, फिर कुछ 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 करके इनको हटा दिया बीच में से, इनको हटा दिया, और इनको हटाने में भाई से डायरेक्ट हो गया यहाँ पर। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल ए ने बी को कंट्रोल किया, बी कंट्रोल कर रहा है सी को, बट ए डायरेक्ट सी को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि उसको लगता है यहाँ अगर मैं डायरेक्ट जाता तो मैं फेल कर जाऊंगा। तो वो क्या करता है? वो बी को कंट्रोल करता है, और बी तो सी को कंट्रोल कर रहा है। तो कहने के लिए तो ए तो सी को कंट्रोल कर सकता है, तो ईजी है। तो ये जो चीज़ है उनको ईजी लगा ब्रिटिशर को, तो उन्होंने वही चीज़ सोचा। तो उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने मोहरा बनाया। किसको? ब्रिटिशर्स ने भाई साहब मोहरा बनाया इनको, लोकल नवाब्स और राजा को। क्यों? क्योंकि इन्हीं की मदद से, इन मोहरों के मदद से वो पीपल्स वाली चीज़ है, पीपल जो जनता को क्या कह दिया मैंने, जनता को कंट्रोल कर सकती है।
यानी पीपल्स की अथॉरिटी अगर पानी है तो उनके अथॉरिटी को पकड़ लो, हो जाएगा, है ना, या नहीं? ठीक है, तो वही चीज देखिए, ब्रिटिशर्स क्या चाहती थी, ब्रिटिशर्स क्या चाहती थी, आइए डिस्कस करते। ब्रिटिशर्स चाहती क्या थी? यानी वांट क्या था, वांट क्या था ब्रिटिशर्स के? ब्रिटिशर चाहती थी कि, पहला पॉइंट क्या सर, वो कंट्रोल करना चाहती थी हमारे इकोनॉमी के ऊपर, हमारे अर्थ व्यवस्था के ऊपर, हमारे इकोनॉमी के ऊपर और हमारे सोसाइटी के ऊपर, हमारे एरिया और इकोनॉमी के ऊपर वो कंट्रोल पाना चाहती थी। दूसरा पॉइंट क्या सर, कि ब्रिटिशर्स सभी रेवेन्यू को कलेक्ट करना चाहती थी, सभी रेवेन्यू को, जितने भी रेवेन्यू जहां से भी जो टैक्स आ रहे थे, जमींदार लोग लेते, वो सभी रेवेन्यू को वो कलेक्ट करना चाहते थे। क्यों? अब कलेक्ट करेगी क्यों? अपने खर्च को मीट करने के लिए, अपने खर्च को उठाने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। और जिससे क्या होगा, अपने मीट करना चाहती थी अपने एक्सपेंसेस को। तीसरा पॉइंट क्या, कि वो इंडिया में इतने भी सारे गुड्स हैं, जितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को भाई लो प्राइस में खरीदना चाहती थी, जिसको वो हाई प्राइस में बेच सके यूरोपियन मार्केट में, फॉरेन मार्केट्स के अंदर। ठीक, और वो चाहती थी कि वो इंडिया में भाई साहब क्रॉप्स प्रोड्यूस करे, क्रॉप प्रोड्यूस करे। अब क्यों करना चाहती थी? क्योंकि वो उन क्रॉप्स को चाहती थी कि वो बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करेगी और पैसा छापेगी, पैसा छापेगी। और वो ये चाहती थी कि, और जानती थी भी, ये चाहती थी भी कौन, ब्रिटिशर चाहते थे भी और ये जानते थे भी इन सभी चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि वो बहुत पैसा छापेंगे और यहाँ पर एक टेरिटोरी बनाएंगे, यानी एक कॉलोनी बना लेंगे भाई साहब। ठीक है, ठीक। देखिए, ब्रिटिश रूल से क्या हुआ, कुछ चेंजेस हुए। ये एक और चीज़ की मैं बात करूँ, ब्रिटिश रूल के अंदर बहुत से चेंजेस हुए। अब चेंज किस किस में हुआ? जो चेंज है वो 4 चीज़ों पे हुआ। ब्रिटिश रूल के अंदर बहुत चीज़ों के अंदर चेंज हुआ। किस किस में चेंज हुआ? मेनली आपकी किताब के अंदर 4 चीज़ें लिखी गई है। क्या क्या सर? पहला चीज़ तो है वैल्यू, दूसरा चीज़ तो है भाई टेस्ट, तीसरा है कस्टम्स, चारवा है प्रैक्टिस। ये नोट्स मैं यहाँ पर आपको लिख के दे रहा हूँ, ये नोट्स ब्रह्मास्त्र है, इनको प्लीज याद करना, टाइम टू टाइम रिवाइज करना, पॉपुलरली और रेगुलरली, पॉपुलरली और रेगुलरली, क्योंकि नोट्स पॉपुलर भी है ये सारे और रेगुलर भी, इनको नोट्स आपको रिवाइज करते रहना, क्योंकि नहीं तो आप भूल जाओगे मेरे यहाँ, नहीं तो आप भूल जाओगे। यहाँ पर बहुत चीज़ें मैं आपको शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, जैसे बच्चों को याद रहे। आपको यहाँ एक शॉर्ट फॉर्म रहता है, अगर आपको ये याद रखना है, वीटीसीपी, वीटीसीपी से इसको आप याद रख सकते हो। वीटीसीपी, वैल्यू टेस्ट कस्टम प्रैक्टिस में 4 चीज़ों में चेंज आई ब्रिटिश रूल के अंदर। ठीक, और ब्रिटिशर्स क्या चाहती थी? ब्रिटिशर्स क्या चाहती थी? कंट्रोल करना चाहती थी, कहाँ कहाँ पर? ब्रिटिशर्स कुछ चेंजेस के ऊपर कंट्रोल पाना चाहती थी। ब्रिटिशर्स कुछ ऐसे चेंज हैं
जिनके ऊपर वो कंट्रोल करना चाहती थी। जैसे कि वो पॉलिटिकल चेंज को कंट्रोल करना चाहती थी, पॉलिटिकल चेंज को। दूसरा, वो इकोनॉमिकल चेंज को कंट्रोल करना चाहती थी। वो सोशल चेंज पर कंट्रोल पाना चाहती थी। वो कल्चरल चेंज करना चाहती थी। ठीक। और ये जितने भी चीजें मैंने आपको बताई, यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक, इन सभी चीजों से क्या होता है? इन सभी चीजों से क्या होता है? कोलोनाइजेशन होता है। इन सभी चीजों से शुरुआत होती है कोलोनाइजेशन की, कॉलोनी बनाने की। हर चीज में चेंज पाना चाहते हैं, हर चीज में वैल्यू में चेंज कर लिए, टेस्ट में चेंज कर लिए, कस्टम में चेंज कर लिए, प्रैक्टिस में चेंज कर लिए, VTCP में चेंज कर लिए। और पॉलिटिकल चेंज, इकोनॉमिकल चेंज, सोशल चेंज, कल्चरल चेंज लाना चाहते थे। कलेक्ट रेवेन्यू करना चाहते थे, एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। सोसाइटी इकोनॉमी पे कंट्रोल करना चाहते थे, एक्सपोर्ट करने के लिए क्रॉस बनाना चाहते थे, और लो प्राइस के अंदर गुड्स को बेचना चाहते थे। उसको कॉन्सिक्वेंसेज उनको पता था। और यहाँ पर वो लोकल नवाब्स को, राजास को मोहरा की तरह यूज़ कर रहे थे लोगों के ऊपर रूल एस्टेब्लिश करने के लिए। ये सभी चीज़ों से क्या हुआ? कॉलोनाइजेशन की तरफ हम बढ़ने लगे मेरे यहाँ। इन सभी चीज़ों का कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ कि धीरे 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 हम कहाँ थे, कहाँ हम कॉलोनी की तरफ बढ़ने लगे। ये सभी चीज़ें ब्रिटिशर्स कर भी लेंगे, और इसलिए हम ब्रिटिश पीरियड को कॉलोनी पीरियड कहते हैं, कॉलोनियल पीरियड कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सभी चीज़ों पर कंट्रोल करना चाहा। कंट्रोल, इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, या फिर कल्चरली क्यों ना हो। VTCP पर भी कंट्रोल पा लिए, लोगों पर भी कंट्रोल पा लिए, रेवेन्यूज कलेक्ट करना चाहते थे, गुड्स को लो प्राइस बनाना चाहते थे, इकोनॉमी पे कंट्रोल करना चाहते थे, सोसाइटी के अंदर कंट्रोल करना चाहते थे, हर चीज पे कंट्रोल वो चाहते थे। तो इसीलिए वो यहाँ पर एक टेरिटोरी बनाने के लिए रेडी हो चुके थे। ठीक, तो यही था पूरा कोलोनाइजेशन। ठीक है, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। भाई साहब आ जाइए यहाँ पर। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं किसकी? एडमिनिस्ट्रेशन की। अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की। किसकी सर? एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। देखिए, ब्रिटिशर्स तो आ गई, ब्रिटिशर्स ने हर चीज में कंट्रोल पा लिया। अब कंट्रोल पाने को बजाय कैसे रखें, यानी उसको काबिल कैसे रखें, उसको मेंटेन कैसे करें। अब कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए, देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए यहाँ प्रशासक और प्रशासन बिठाना चाहते थे, यानी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बिठाना चाहते थे, यानी अपनी एक गवर्निंग अथॉरिटी बिठाना चाहते, जिससे वो इसके टेरिटोरी पर राज कर सके। तो इसीलिए तो वो गवर्नर जनरल्स लाए, वाइस रॉयज लाए, जमींदार्स लाए, बहुत लोगों पे अपने अपने कुछ लोग बनाए, अपने क्लर्क्स बनाए, अपने टैक्स प्लेयर्स बनाए, यानी हर चीज़ उन्होंने बनाया। एक ऐसा बंदा बना जो कलेक्ट करेगा क्या? रेवेन्यूज़ को। एक ऐसा बंदा बना जो कि हर एक चीज़ को एंट्री को भरे, यानी क्लर्क्स बनाए। उन्होंने हर एक जगह को गवर्न के लिए गवर्नर जनरल्स, वाइस रॉय, सेक्रेटरी, हर एक पोस्ट को बनाया है। ठीक है, उन्होंने बहुत से ब्रिटिश ऑफिसर्स को क्या किया? हायरिंग किया इस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। तो बेसिकली अपने कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? ब्रिटिश लोगों ने। ठीक है,
और इसी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या बनता है, क्या प्रोड्यूस होता है, इसी एडमिनिस्ट्रेशन से प्रोड्यूस होता है रिकॉर्ड। क्लियर है? ठीक है। देखिए, एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, इम्पोर्टेंट सोर्स, एक इम्पोर्टेंट सोर्स है ऑफिशियल रिकॉर्ड का। ऑफिशियल रिकॉर्ड का एक इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है सर? इज द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है ऑफिशियल रिकॉर्ड इम्पोर्टेंट सोर्स का। एक इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है? एक इम्पोर्टेंट सोर्स यह है कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, ब्रिटिश प्रशासन का, ब्रिटिश प्रशासन काल का, यानी एडमिनिस्ट्रेशन रूल का। ठीक, इन्हीं ब्रिटिश को लगता था कि जो एक्ट ऑफ राइटिंग है, क्या है, जो एक्ट ऑफ राइटिंग है, लिखने का तरीका, यानी जो भी चीज़ की जा रही है उसको पेपर में लिखना चाहिए। आज हम कहते हैं ना, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, यानी आपके ऊपर हम लिखित रूप से चढ़ाएंगे भाई साहब, आपके ऊपर लिखित रूप से देंगे भाई, आपकी नौकरी खा जाएंगे। तो ब्रिटिश मानती थी भाई साहब एक्ट ऑफ राइटिंग, हम बोलने में सिर्फ नहीं जाएंगे, हम लिख के काम करेंगे, यानी हम कोड्स बनाएंगे, लॉज बनाएंगे, हर चीज़ बनाएंगे। ब्रिटिशर को लगता है ये सभी चीज़ें क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे आ जाइए। तो इसीलिए जितने भी सारे ब्रिटिश कार्रवाई करते थे, हर एक चीज़ को वो लिखना शुरू कर दिए। जितने भी सारे इंस्ट्रक्शन होते थे, जितने भी सारे इंस्ट्रक्शन होते थे, जितने भी सारे प्लान्स होते थे, जितनी पॉलिसीज थी, जितने भी डिसीजन था, जितने भी सारे एग्रीमेंट होते हैं, और जितने भी सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं, ठीक, जितने भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जितने भी जितने भी इंस्ट्रक्शन दी जाते हैं, जितने भी प्लान्स दिए जाते हैं, जितने पॉलिसी दिए जाते हैं, जितने भी डिसीजन दिए जाते हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं, जितने भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं, ये सभी चीज़ ब्रिटिशर ने रिटर्न करना शुरू कर दिया, या फिर कहने के लिए उनको क्लियरली रिटर्न अप कर लिया। यानी ये सभी चीज़ें वो रिटर्न में मांगती है, सभी डॉक्यूमेंट्स उन्हें रिटर्न में चाहिए था, तो वो उस चीज़ को उन्होंने लागू किया भारत के अंदर, इंडिया के अंदर। इंस्ट्रक्शन हो, प्लान हो, पॉलिसी हो, डिसीजन हो, एग्रीमेंट हो, या फिर इन्वेस्टिगेशन ही क्यों ना हो, ये सभी चीज़ें ब्रिटिशर्स को रिटर्न फॉर्मेट में चाहिए था। ये सभी डॉक्यूमेंट्स उनको रिटर्न फॉर्मेट में चाहिए था। ठीक है, एक बार रिटर्न हो गया, एक बार रिटर्न हो गया, तो यह मान लिया आता था ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये जो कार्य है, ये जो थिंग है, ये जो वर्क है, ये अच्छे से डन हो गया, अच्छे से डन हो गया। और जो चीज़ है ये अच्छे से डन होने के बाद भी इसको उन्होंने प्रॉपरली, इससे क्या, ये अच्छे से डन होना यानी जो चीज़ है, ये जो थिंग है, ये जो वर्क है, ये प्रॉपरली स्टडीड किया गया, इसको प्रॉपरली स्टडीड किया गया था, और इसके ऊपर डिबेट की गई थी, तब जाके माना आता है ये जो कार्य है, जो थिंग है, ये जो वर्क है, ये डन हुआ, बढ़िया तरीके से डन हो गया, यानी कंप्लीट हो गया। एक कन्विक्शन था, एक कन्विक्शन था, जो कन्विक्शन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ फॉर्मेट्स बनाता था। एक जैसे कि मेमोज, सर मेमोज क्या होता है? जिस प्रकार से हम पीडीएफ पीपीटी बनाते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट होते हैं, उसी प्रकार से मेमो भी होता है। ठीक है, एक मेमो भी होता है। उसी प्रकार से नोटिंग, हम जैसे करते हैं, नोट कर लो इस चीज़ को, भाई ये इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा चीज़ है, कुछ चीज़ के ऊपर रिपोर्ट बनती थी, वो भी, ये सभी चीज़ें का एक कन्विक्शन हुआ, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए।
ब्रिटिशर्स को लगता था जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं और जितने भी लेटर्स हैं, इनको नीड है कि हम इनको केयरफुली प्रिजर्व करें। यानी ब्रिटिशर को ये लगता था कि जितने डॉक्यूमेंट्स हम बना रहे हैं इंस्ट्रक्शन प्लान रिपोर्ट को लेकर या फिर लेटर लिख रहे हैं ऑफिशियल लेटर्स, उन सभी की अच्छी से कॉपी हमारे पास होनी चाहिए और उनको हम अच्छे से प्रिजर्व करिए, ब्रिटिशर्स को लगता था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड रूम्स हर एक जगह, हर एक अपने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिकॉर्ड रूम को अटैच कर लिया। उन्होंने रिकॉर्ड रूम को अटैच कर लिया। ठीक है, क्लियर है। उन्होंने बहुत सारे एरियाज पे वो उनके जो रूम्स को जो रिकॉर्ड रूम्स थे, यानी जो रिकॉर्ड रूम्स थे, उसको उन्होंने कहां पर अटैच किया था, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो अटैच किया था उन्होंने, रिकॉर्ड रूम को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अटैच किया था, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। यहां आप लिख लो इसको, अटैच फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। बट इन विच एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए उन्होंने यहां पर एक चीज को समझिए, उन्होंने तो रिकॉर्ड रूम को अटैच किया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बट वो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ करते थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ करते थे, यानी रूल एस्टेब्लिश कहाँ करते थे, प्रशासन कहाँ से चला करती थी, प्रशासन चला करती थी एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट से, एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट से, ठीक। ये एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट जैसे कि थोड़ा सा ऐसे, जैसे कि विलेज में, गांव के अंदर तहसीलदार का ऑफिस, ये उनका एक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट था। गांव के अंदर तहसीलदार का ऑफिस हो या तो कलेक्ट्रेट हो, इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखते, बहुत जगह नहीं तो ले जाएगा। पहला एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट जैसे कि गांव के अंदर तहसीलदार का ऑफिस हो, या तो कलेक्ट्रेट का ऑफिस हो यानी कलेक्टर का ऑफिस हो, या तो कमिश्नर का ऑफिस हो, ठीक, या तो कोई प्रोविंशनल या प्रोविंशियल सेक्रेटरी का ऑफिस हो, सेक्रेटरीट, उस पोस्ट को सेक्रेटरीट, देखिए व्यक्ति को हम सेक्रेटरी कहते हैं, बट उस एरिया को जो है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को हम सेक्रेटरीट कहते हैं, ठीक। या तो लॉ कोर्ट्स हो, यानी कोर्ट्स हो गए हमारे जो सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह हो गए। देखिए ये ब्रिटिशर्स ने उस समय इंट्रोड्यूस किया था अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, और इन हर एक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट के अंदर, देखिए वो एडमिनिस्ट्रेशन करती थी
एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिशर करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे? एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट बना के, एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट बना, जैसे कि तहसीलदार का ऑफिस हो गया, कलेक्ट्रेट हो गया, सेक्रेटरी का ऑफिस हो गया और कमिश्नर का ऑफिस हो गया, लॉ कोर्ट्स हो गए। इन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनको लगा कि जो लेटर्स हो गए और जो हमारे रिपोर्ट्स हो गए, हमारे अदर थिंग्स हो गए, वो उनको प्रिजर्व करना इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने इन सभी एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट के अंदर अटैच कर दिया किसको? रिकॉर्ड रूम को। ठीक, इससे क्या हुआ? ये सभी जो चीज थे, ये सभी क्या थे? ये सभी के सभी क्या थे? इन सभी के पास ये सभी क्या थे? एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट्स थे, जिनके पास हाव था? क्या था इनके पास? इनके पास रिकॉर्ड रूम था। क्या था? रिकॉर्ड रूम। उनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट भी था, जैसे कि आर्चीव्स और म्यूजियम्स, जहां पर वो पुराने चीजों को केयरफुली प्रिजर्व करके रखते थे। ये जो आर्चीव्स थे और जो म्यूजियम्स थे, यहाँ पर इनका बनाना इनको क्यों समझा? भाई ये तो सभी चीजें थे, ये तो थे, ये सभी थे, इनके बावजूद भी उनको क्यों लगा हमें आर्चीव बनाने चाहिए, म्यूजियम्स बनाने चाहिए? क्यों ऐसा क्यों लगा उनको? इसलिए लगा कि उनको लगा कि कुछ चीज़ें, देखिए हमारे पास 10 रिकॉर्ड है, इन 10 में से कोई एक दो रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको उसी प्रकार से हमें केयरफुली प्रिजर्व करना पड़ेगा। अगर हम इनको यहाँ रखेंगे तो वो एक गुम हो जाएंगे, तो इसीलिए हम इनको यहाँ रख देंगे, यहाँ इन एरियाज़ में रख देंगे कि वो केयरफुली प्रिजर्व रह जाए। जैसे कि जो इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम अच्छी तरीके से क्या कर सके? प्रिजर्व कर सके। जैसे कि मैंने कहा, अगर 100 रिकॉर्ड्स है तो उनमें से मान लो 20 ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है, तो उनको हम यहाँ पर रखेंगे, और 80 को, जो बाकी के 80 वाले हैं, उनको मैंने जो कहा, तहसीलदार का ऑफिस हो गया, लॉ कोर्ट्स हो गए, या तो कलेक्ट्रेट ऑफिस, या फिर सेक्रेटरी का ऑफिस, या तो कमिश्नर का ऑफिस में रख देंगे भाई साहब, जो रिकॉर्ड रूम वहाँ पर अटैच है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं थोड़ा सा चीज़ पर। इससे क्या हुआ? इस जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने ब्लॉग्स बनाए और इंस्टीट्यूशन बनाए और जो आर्चीव्स और मेमोज बनाए, सॉरी म्यूजियम्स बनाए, इससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा क्या हुआ सर? इससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि जो लेटर्स थे और जितने भी सारे मेमोज थे, मेमोज भी एक प्रकार का फॉर्मेट होता है लेटर लिखने का, एक नज़रिया का, एक रिपोर्ट बनाने का तरीका होता है, बेसिकली उसको मेमोज कहते हैं। और इन सभी को क्या हो, जो लेटर्स और मेमोज का हमें, इससे क्या हो, एक ब्रांच से, मान लो कोई एरिया है, मान लो ए एरिया, उस ए एरिया के रिकॉर्ड को चाहिए किसको? ब्रिटिशर को। मान लो ब्रिटिशर को चाहिए ए एरिया का रिकॉर्ड और उसके साथ साथ बी का, बट सी का भी नहीं चाहिए, तो वो क्या करेंगे? ए वाले को कहेंगे कि तुम इन रिकॉर्ड को लो। ए वाले क्या करेंगे भाई? अपने रिकॉर्ड में जाएंगे, उस रिकॉर्ड को लाएंगे, उसको यहाँ सेंड कर देंगे, ये आएंगे सेंड कर देंगे। तो एक ईजी सोर्स बन गया कि वो एक जगह से दूसरी जगह को, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को, एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज कर सके, यानी एक्सचेंज कर सके। यानी एक ब्रांच का एडमिनिस्ट्रेशन, क्या होता है? दूसरी जगह चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है? वन ब्रांच टू अनदर हो सकता था। और ये कब की बात की जा रही है? ये अर्ली 19th सेंचुरी की बात की जा रही है, अर्ली 19th सेंचुरी की बात की जा रही है, ठीक है, अर्ली 19th सेंचुरी में। और जहाँ उस समय भी वहाँ पर क्या होते थे? अचीव्स होते थे। अचीव्स क्यों होते थे सर? अचीव्स इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए होते थे मेरे यहाँ, इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए। देखिए कि आपने ये सुना होगा, जो बहुत सारे नोट्स हो गए और बहुत सारे रिपोर्ट्स हो गए, जो नोट्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, इन सभी को डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल, जो एक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टरेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जो हेड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स जो थे, वो इन सभी चीज़ों को प्रिपेयर करते थे और उसको आगे की ओर सेंड करते थे। आप देख पा रहे हो, यही सिस्टम आज के समय में एग्जिस्ट करता है ना? आज के समय में तहसीलदार है, कलेक्टर्स है, सेक्रेटरी है, कमिश्नर है, और लॉज भी हैं और कोर्ट्स भी हैं।
तो वही कहीं ना कहीं आज का जो समय हमारे इंडिया में चल रहा है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश एरा से ही आया है। आज का जो सिस्टम चल रहा है, जो सिस्टम कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का है, ये सिस्टम कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का है मेरे यार। ठीक है, ठीक है, क्लियर है आपको, चीज़ें समझ आ रही हो तो लाइक बटन दबा दो। तो भाई लाइक का बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आ जाइए आगे। आपने एक और चीज़ चुना होगा जो इंस्ट्रक्शन भी होता है। ये तो मैंने कह दी नोट्स और रिपोर्ट्स पे। जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस किसकी बात कर रहा हूँ सर? इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। जो इंस्ट्रक्शंस है, जो डायरेक्टिव्स हैं, जो डायरेक्टिव्स हो गए, इंस्ट्रक्शन हो गए, इन सभी को कहाँ भेजा जाता था? इन सभी को भेजा जाता था ऑफिशियल्स के पास, जिस प्रकार से वो उसको पढ़ के कुछ अपना सजेशन दे सके। और ये ऑफिशियल्स होते थे, किन ऑफिशियल के पास भेजा था? जो गांव के तहसीलदार थे, कलेक्टर थे, थोड़े से लो कास्ट, यानी लो कास्ट तो नहीं, थोड़े से निचले भाग के, थोड़े से छोटे एरिया के ऑफिशियल्स थे। जो इंस्ट्रक्शन और डायरेक्टिव हो गए, देखिए नोट्स तो रिपोर्ट्स और बना दिया भाई किसने? डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स ने। बट जो इंस्ट्रक्शन हो गया, डायरेक्टिव होता था, जो कि लॉज होता था, उनको भेजा जाता था ऑफिशियल्स। किस ऑफिशियल के पास? जो प्रोविंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे थे, जो प्रोविंशियल कौन थे सेक्रेटरी था, उनको भेजा जाता था। थोड़े से लो ऑफिशियल्स थे, लोअर ऑफिशियल्स। ठीक है, क्लियर है? आगे आ जाइए। जो गलती से पैसा लोअर कास्ट निकल गया, वो लोअर कास्ट की मैं बात नहीं कर रहा था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लोअर कास्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट लोअर पोस्ट एंड ऑफिशियल। ठीक है, इसको लिख लेना। मैंने लोअर पोस्ट की बात की और लोअर ऑफिशियल की बात की। जैसे कि एक आईएएस ऑफिसर सर्विस ज्वाइन करता है, वो एसडीएम में ज्वाइन करता है, फिर डीएम बनता है, फिर कमिश्नर, फिर सेक्रेटरी, फिर स्पेशल सेक्रेटरी, फिर कुछ और, फिर कुछ और, ऐसे। तो कहने का तात्पर्य अगर देखा जाए, अगर मैं सेक्रेटरी को एसडीएम के साथ कंपेयर करूँ तो एसडीएम तो लो ही पोस्ट है ना, इसके हिसाब से तो हाई पोस्ट है। तो वही चीज़ की यहाँ बात करो, ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे दे आर इन द लो पोस्ट, ये प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन जो सेक्रेटरी थे वो थोड़े से हाई पोस्ट पे थे। बस इतनी सी बात थी। थोड़े मिनट, एक मिनट रुकिए भाई साहब। ये हो गया आपका क्लियर? ठीक है, आगे आ जाइए आप। जो अर्ली 19th सेंचुरी था, ठीक है, जहां पर इन डॉक्यूमेंट्स की अच्छे से जेरोक्स की जाती थी, यानी अच्छे से इनकी कॉपी की जाती थी भाई साहब। जैसे कि अगर ओरिजिनल गुम हो जाए तो भाई कॉपी तो रहने दे, कॉपी आउट किया जाता था। और इनको अच्छे सुंदर अक्षर से कैलीग्राफी की मदद से लिखा आता था। भाई आज के समय तो हम प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, तो आज के समय तो हम डॉक्यूमेंट्स का टाइपिंग होता है, आज के समय डॉक्यूमेंट्स का टाइपिंग होता है। बट उस समय टाइपिंग नहीं हुआ करती थी। उस समय जिनके अक्षर, जिनके जो लिखावट थी वो अच्छी थी, जो कैलीग्राफी में माहिर थे, उनको दिया था भाई लिखो। उस समय में उनको ब्यूटीफुली रिटन बाय कैलीग्राफिस्ट। जो कैलीग्राफी लिखने वालों को हम कैलीग्राफिस्ट कहते थे। यानी उस समय अर्ली 19th सेंचुरी में डॉक्यूमेंट का कॉपी बनाया जाता था। कैसे बनाया जाता था? आज के समय तो हम जेरोक्स करते हैं, आज के समय तो हम जेरोक्स बनता है। ये ओरिजिनल है भाई साहब, ये जो ओरिजिनल वाला ये भाई साहब, इसको टाइप करके बनाया गया है। तो इसको अगर आपको जेरोक्स करना है तो आप क्या करोगे? इसका प्रिंट आउट निकाल दोगे, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट हो सकता है, कलर हो सकता है। बट उस समय ऐसा नहीं हुआ करता था। उस समय मान लो एक ओरिजिनल ये रही, और इस ओरिजिनल का अगर मुझे डुप्लीकेट बनाना है तो उसी सेम लिखे हुए वाले को मुझे बुलाना पड़ेगा, वही यहाँ पर छापेगा अपने। कौन छापेगा? कैलीग्राफिस्ट छापेगा। ठीक है, क्लियर है? और ये जो भाई साहब, ये जो कैलीग्राफिस्ट होते थे, ये कौन थे भाई? ये बहुत माहिर थे किसके अंदर? ये स्पेशलाइज्ड थे, ये बहुत स्पेशलाइज्ड थे आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग के, अच्छी लिखावट के कला के स्पेशलाइज्ड और होनहार व्यक्ति को हम कहते हैं कैलीग्राफिस्ट। ठीक, 19th सेंचुरी के भाई मिडिल आते आते हैं, ठीक, ये जो स्प्रेड था किसका?
प्रिंटिंग का, भाई इसका जो प्रिंटिंग का जो स्प्रेड था, यानी जो मल्टीपल कॉपी बनाना था, मल्टीपल कॉपी बनाना था, किसका, मल्टीपल कॉपी ऑफ दिस रिकॉर्ड, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड के मल्टीपल कॉपी बनाने का था, और जो पेंटिंग का धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा, यानी जो प्रिंटिंग का और एक रिकॉर्ड का अलग क्या बनाना है, मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए। देखिए जो प्रिंटिंग का और जो रिकॉर्ड्स के मल्टीपल कॉपी बनाने का धीरे धीरे इंडिया के हर एक एरिया में धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा, ठीक। और इसको अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी यूज़ करने लगा, इनको अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये जो प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी और जो मल्टीपल कॉपीज़ बनाने की टेक्नोलॉजी को, ये जो प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी हो गई, मल्टीपल कॉपी बनाने की टेक्नोलॉजी हो, इसको अदर अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी बनाने लगे, ठीक। कहाँ बनाने लगे, अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर भी इनको लाया गया और वहाँ पर इन टेक्नोलॉजी को बूस्टअप किया गया। और धीरे धीरे पूरे देश के अंदर जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन एरिया थे, जहाँ से ब्रिटिशर्स ये करती थी, प्रशासन करती थी, प्रशासनिक काम करती थी, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर इस चीज़ को बनाया, स्प्रेड किया गया और बनाया गया, ठीक। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, बट कोई नहीं, अब देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सर्वेज, बिकॉज इम्पोर्टेंट। और जो ओरल क्वेश्चंस है ना, जो ओरल क्वेश्चंस, सर्वे बिकॉम इम्पोर्टेंट। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जिनसे क्वेश्चंस नहीं बने होंगे, तो नेक्स्ट क्लास से इन क्वेश्चन को भी हम कर ही लेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट, यानी इन क्वेश्चन के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट यूज़ किए गए थे वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए थे, तो इनको नेक्स्ट क्लास में शायद ये कंप्लीट हो जाएंगे अगर हम सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट, उसके बाद वाले ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे तो हो ही जाएगा हमारा, ठीक है। क्लियर है आपको? तो ये हमारे इसी टॉपिक से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे यार। आपको नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो आप सभी के साथ मिलते हैं एक अमेजिंग वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्लास के, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ज़रूर से नोट्स को डाउनलोड कर लेना मेरे यार।